हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? कैसे हो आप सब? होप सो कि अच्छे होंगे एंड आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। तो जो बच्चे जिन्होंने एसबीआई पीओ और आईबीपीएस पीओ का फॉर्म फिल किया है, बहुत अच्छी बात है, वो अच्छे से तैयारी कर भी रहे होंगे। और क्योंकि उनका एग्ज़ाम आने वाला है तो तैयारी करनी भी चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो 6 एग्ज़ाम होते हैं, 6 एग्ज़ाम में से 2 एग्ज़ाम तो आपके निकल चुके हैं, जो कि आईबीपीएस पीओ और एसबीआई पीओ के एग्ज़ाम है। ठीक है, वो 2 तो निकल चुके हैं। अब सबसे बड़ी दिक्कत ये आ रही है कि जिन्होंने आईबीपीएस पीओ और एसबीआई पीओ जो है वो फिल नहीं किया है, तो उन्हें प्रॉब्लम आ रही है कि अब आगे आने वाला है कि एसबीआई क्लर्क आने वाला है, ठीक है, आईबीपीएस क्लर्क आने वाला है। तो ये सारे जो एग्ज़ाम हैं, ये इनका क्या रोड मैप होना चाहिए, क्या चीज़ें होनी चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, बहुत सारे डाउट जो बच्चों में आए हैं। क्योंकि अभी आपको पता है कि अभी से जो ग्रेजुएशन वाले बच्चे होते हैं वो भी इसी में आते हैं। ठीक है, तो वो जो अभी ग्रेजुएशन की कंप्लीट हुई है वो आईबीपीएस पीओ, ठीक है, क्योंकि उन्होंने फॉर्म तो फिल नहीं किया होगा, आईबीपीएस पीओ और एसबीआई पीओ का तो फॉर्म फिल नहीं किया होगा। ठीक है, तो इसलिए अगर ये 2 फॉर्म फिल नहीं किए हैं तो वो उनका मानना है कि अब एसबीआई क्लर्क और आईबीपीएस क्लर्क को नहीं छोड़ना है, या आगे जो है आरआरबी का एग्जाम आने वाला है वो नहीं छोड़ना है। ठीक है, तो छोड़ना चाहिए भी नहीं है। जो अच्छी स्ट्रैटेजी है वो अच्छे से फॉलो करके हमें छोड़ना भी नहीं चाहिए, और हमें अच्छे से फॉलो करके और उस पेपर को निकालना चाहिए। ठीक है, तो हम आज उसी के बारे में लेके आए हैं। बहुत सारे डाउट है जितने भी, और अगर कोई बच्चा जो है वो जीरो से स्टार्ट करना चाह रहा है कि जीरो से बैंकिंग की प्रिपरेशन कैसे करें, तो आज हम इसमें आपको बताने वाले हैं। ये केवल एसबीआई क्लर्क और आईबीपीएस क्लर्क के लिए नहीं है, ये पूरे ऑल जितने भी एग्जाम होते हैं सभी के लिए होने वाली हैं। कुछ चीज़ें जो है जो ज़्यादा हाईलाइट किया गया है वो एसबीआई क्लर्क को लेकर किया गया है और आईबीपीएस क्लर्क को लेकर किया गया है। बट वैसे जो चीज़ें होने वाली हैं वो सारी पीओ और क्लर्क के लेवल को साथ में मैच करते हुए चलेंगे। ठीक है, सारी चीज़ें आपके सारे डाउट को सॉल्व करने वाले हैं। ये थोड़ी सी वीडियो जो है लंबी होने वाली, बट आपके डाउट जितने भी हैं वो सारे कवर होने वाले हैं, इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं रहने वाला। ठीक है, तो वीडियो के एंड तक आप बने रहो, और अच्छे से अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि आगे हमें क्या क्या करना है। ठीक है, आपको पता है कि एसबीआई का आपका है और एसबीआई का ये लोगो है। ठीक है, आगे हम देखेंगे कि हम क्या क्या इसमें कवर करेंगे, यानी कि क्या क्या डाउट हमारे सॉल्व होने वाले हैं। आज बहुत मजा आने वाला है, सारे डाउट सॉल्व होने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि एसबीआई एग्जाम का सिलेबस क्या है। ठीक है, फिर हम बात करेंगे एसबीआई क्लर्क का प्री एग्जाम पैटर्न क्या है, एसबीआई क्लर्क का मेंस का एग्जाम का पैटर्न क्या है, एसबीआई क्लर्क का कट ऑफ कितनी जाती है। ठीक है, स्टडी ऑनलाइन या ऑफलाइन कैसे करें या इनमें डिफरेंस क्या होता है, बेस्ट टीचर और फैकल्टीज कौन सी लें, ठीक है, कौन सी हमें फॉलो करनी चाहिए। सबसे बड़े बड़े डाउट यही रहते हैं। दूसरी बड़ा डाउट ये रहता है कि एज का क्या रहता है, एसबीआई क्लर्क में एज कितनी होनी चाहिए, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, ग्रेजुएशन में कितने परसेंटेज होने चाहिए। बहुत सारे डीएम तो इसी चीज़ के आते हैं कि ग्रेजुएशन में मेरे 40% है, मेरे 45% है या 55 है। तो इसका कोई भी वो जो है आगे चल के आपको पता लगेगा क्या क्या चीज़ें होने वाली है। ठीक है, तो हम बताएंगे और हम देख लेते हैं कि आगे क्या होने वाला है। इसके बाद में और क्या डाउट है, देखो कॉमन डाउट जो है वो नेगेटिव मार्किंग होती है कि नहीं होती है, क्योंकि जो न्यू बिगिनर स्टूडेंट है उसे नहीं पता है प्रीलिम्स मार्क फाइनल मेरिट लिस्ट में काउंट होती है या नहीं होती है, फाइनल मेरिट में काउंट होती है या नहीं होती है, सेक्शनल कट ऑफ होता है एसबीआई क्लर्क में या नहीं होता है, या किस में होता है, लैंग्वेज यानी कि टेस्ट यानी कि एलपीटी टेस्ट क्या है। ठीक है, इसका आप बताएंगे, कितने अटैम्प्ट मिलते हैं, यानी कि कौन से एग्जाम में कितने अटैम्प्ट मिलते हैं, और अटैम्प्ट कब काउंट होते हैं। ठीक है, एसबीआई में कब काउंट होते हैं, प्री एग्जाम और मेंस एग्जाम में कितना गैप मिलता है। ये सारे जो जितने भी डाउट हैं, ये सारे बच्चों के माइंड में बहुत सारे डाउट रहते हैं, तो आज हम इसी डाउट को क्लियर करेंगे। फिर जो जनरल डाउट सबसे आते हैं कि टाइपिंग टेस्ट होता है या नहीं होता है, क्योंकि टाइपिंग टेस्ट जो है वो आपको पता है कि एसएससी के एग्जाम में टाइपिंग टेस्ट होता है, इसलिए कंफ्यूजन होती है कि बैंकिंग के एग्जाम में होता है कि नहीं होता है, जीए कैसे पढ़ें और कितनी देर का पढ़ना चाहिए। ठीक है, फिर है मेंस के बाद इंटरव्यू होता है या नहीं होता है। ठीक है, एग्जाम हिंदी में दे सकते हैं नहीं, सबसे बड़ी बात है जो हिंदी वाले स्टूडेंट होते हैं उनके माइंड में सबसे ज़्यादा बैठी होती है बात कि हम हिंदी में एग्जाम दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं। दूसरी बड़ी बात यह है कि एसबीआई क्लर्क के लिए ग्रेजुएशन मैटर करता है या नहीं करता है। ठीक है, ये सारे जितने भी कॉमन डाउट है, क्योंकि कभी कभी इसमें कह देते हैं कि 12th वाले हम दे सकते हैं एग्जाम क्या, जब भी कोई रील पड़ती है यूट्यूब पे अपलोड होती है तो 12th वाले बोलते हैं कि हम दे सकते हैं। तो इसलिए आज वो भी पता लगने वाला है आपको कि कौन दे सकता है और कौन नहीं दे सकता है। ठीक है, इसके बाद में जो प्रीलिम्स रिलेटेड डाउट हैं वो आपके होने वाले हैं, जैसे प्रीलिम्स का डिफिकल्टी लेवल क्या है, प्री एग्जाम में कितने अटैम्प्ट सेव होते हैं, प्री एग्जाम में कितना टाइम मिलता है, स्पीड बढ़ाने के लिए क्या करें, इंग्लिश वीक है कैसे करें, रीजनिंग कौन सा टॉपिक सबसे ज़्यादा आता है। ठीक है, यानी कि किसका सबसे ज़्यादा वेटेज रहता है, ये चीज़ है। इसके बाद में क्या है, इसके बाद में क्वांट में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन से हैं, तो इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे। प्री के लिए करंट अफेयर्स पढ़ना पड़े या नहीं पढ़े। ठीक है, क्योंकि बहुत जो बिगिनर स्टूडेंट है उसे नहीं पता है कि करंट अफेयर्स किसके लिए होता है, मेंस के लिए होता है या जो है वो प्री के लिए होता है। ठीक है, और प्री एग्जाम क्लियर करने के लिए कितने मॉक लगाने चाहिए, ये बड़ा डाउट है। प्री और मेंस एक साथ पढ़ें, ये भी बड़ा डाउट है। ठीक है, मेंस किस टीचर से पढ़ें, ये भी बहुत बड़ा डाउट है जो बच्चों के माइंड में चलता रहता है हमेशा। ठीक है, अब कुछ मेंस रिलेटेड डाउट है जो है कि मेंस डिफिकल्टी लेवल क्या होता है, सेफ अटैम्प्ट इन मेंस यानी कि मेंस में सेफ अटैम्प्ट कितने हैं, जीए वेटेज इन मेंस यानी कि जीए का वेटेज मेंस में कितना है, हाउ मेनी मंथ जीए यानी कि कितने मंथ का हमें जीए कवर करना पड़ेगा। कंप्यूटर अवेयरनेस तो कुछ ही कुछ में होता है। ठीक है, तो इसकी कोई दिक्कत नहीं है। डीआई टफ है तो कैसे करें, ठीक है, डीआई टफ होती है तो वो कैसे करनी है। फिर इसमें ये भी मेंस के रिलेटेड डाउट है कि हाउ मैनी मेंस मॉक यानी कि कितने मेंस मॉक लगाने होंगे। डिस्क्रिप्टिव सबसे बड़ी बात है, डिस्क्रिप्टिव पेपर कैसा है, मेंस कट ऑफ ठीक है कितनी होती है, हाउ टू एनालाइज मॉक यानी कि मॉक को एनालाइज कैसे करना है, चाहे वो प्री का मॉक हो या चाहे वो मेंस का मॉक है। ठीक है, कैसे लगाना है। फिर है डेली करंट अफेयर्स कि डेली करंट अफेयर्स कैसे करना है। ठीक है,
उसके बाद में अब आपकी चीज़ें चालू होंगी, अब आपको समझाया जाएगा। ये सारे अभी तक आपने जितने देखे ये सारे के सारे डाउट हैं, इनको अब हम सॉल्व करने वाले हैं, तो बहुत सारा मजा आने वाला है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि एसबीआई क्लर्क जो है, एसबीआई क्लर्क का सिलेबस 2025 का। ठीक है, ये सिलेबस है आपका 2025 का, ये आपका सिलेबस है। ठीक है, सिलेबस ये आपका सिलेबस है, ये आपका मैथ का सिलेबस है यानी कि न्यूमेरिकल एबिलिटी। ठीक है, इसमें आपका सिंप्लीफिकेशन है, अप्रॉक्सीमेशन है, ठीक है, मिसिंग नंबर है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, डाटा इंटरप्रिटेशन है, बार ग्राफ, लाइन ग्राफ, पाई चार्ट, टेबलर और केसलेट डीआई। ठीक है, और केसलेट डीआई, फिर है डाटा सफिशिएंसी, रॉन्ग सीरीज है, टाइम एंड वर्क है, पाइप एंड सर्टन है, प्रॉब्लम ऑन एजेस है, ठीक है, एवरेज है, रेशियो है, परसेंटेज है, प्रॉफिट एंड लॉस है, सिंपल इंटरेस्ट है, कंपाउंड इंटरेस्ट है, ठीक है, स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम है, एंड परमुटेशन कॉम्बिनेशन है, बॉट एंड स्ट्रीम है, मैंसुरेशन है, ठीक है, प्रोबेबिलिटी है, पार्टनरशिप है, मिक्सर एलिगेशन है। ये सारा जितना है आपका इसमें अर्थमेटिक। ठीक है, अर्थमेटिक के बाद में डीआई के बाद में स्पीड मैथ। ठीक है, ये सारा जितना है आपका जो है वो सारा प्री और मेंस दोनों का है। उसके बाद में बात करते हैं रीजनिंग की। ठीक है, तो रीजनिंग की बात करते हैं। रीजनिंग में क्या है, यहाँ से हम इसका कलर चेंज कर लेते हैं। यहाँ है रीजनिंग में क्या है, डायरेक्शन डिस्टेंस है, ठीक है, ब्लड रिलेशन है, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज है, सैलोगिज्म है, कोडिंग डिकोडिंग है, सर्कल यानी कि पजल है, क्या है, सर्कल है, ट्रायंगल है, स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, ठीक है, और सिटिंग अरेंजमेंट, वही सिटिंग अरेंजमेंट है, ऑर्डर रैंकिंग है, इनक्वालिटी है, बॉक्स बेस्ड पजल है, फ्लोर बेस्ड पजल है, लीनियर रॉ है, डबल रॉ अरेंजमेंट है, डे मंथ है, ईयर है, एज बेस्ड है पजल। ये सारी पजल है आपकी। ठीक है, और कंपेरिजन पजल है, और कैटेगरी पजल है, अनसर्टन है पजल है। ठीक है, ये सारे मिसलिनियस है। ये जितने आपके हैं ना सारे ये नीचे वाली सारी पजल हैं और ऊपर सारा आपका जो है मिसलिनियस टॉपिक है। ठीक है, फिर हम बात करने वाले हैं इंग्लिश की कि हमारा इंग्लिश में क्या क्या होने वाला है। इंग्लिश में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, ठीक है, फ्रेजेस है, फिलर है, ठीक है, ऑड सेंटेंस है, पैराजम्बल है, क्लोज टेस्ट है। ठीक है, ये सारे जितना भी एरर है, ये जितने भी आपका सारा ये इंग्लिश का सब्जेक्ट है। ठीक है, यानी कि इंग्लिश का सारा क्या नाम सिलेबस है, टोटल इंग्लिश का सिलेबस है। अब हम बात करते हैं इससे आगे प्री एग्जाम का पैटर्न। सबसे बड़ी बात है कि हमें पता नहीं होता कि कौन सा एग्जाम कितने नंबर का होने वाला है, कौन सा पेपर कितने नंबर का आता है। जो आपका इंग्लिश का प्री का पेपर है वो आपका 30 क्वेश्चन होते हैं उसमें, और 30 नंबर यानी कि 1 नंबर का 1 क्वेश्चन मिलता है। ठीक है, यानी 1 क्वेश्चन है उसका 1 नंबर मिलने वाला है, और 20 मिनट का आपको टाइम मिलता है। ठीक है, इस टाइम पे फोकस करो, जो न्यू स्टूडेंट है वो टाइम पे फोकस करो। उसके बाद में न्यूमेरिकल एबिलिटी में आपको है 35 क्वेश्चन मिलने वाले हैं। ठीक है, और मार्क आपको 35 यानी कि 35 नंबर मिलने वाले हैं, 20 मिनट का टाइम मिलने वाला है, टाइम पे फोकस करो। रीजनिंग एबिलिटी क्या है, 35 क्वेश्चन है और 35 मार्क हैं। ठीक है, और 20 मिनट का आपको टाइम मिलने वाला है। ठीक है, टोटल बात करें तो 100 आपके क्वेश्चन होंगे, 100 नंबर होंगे और 1 घंटे का आपको टाइम मिलेगा, यानी कि 60 मिनट का आपको जो है वो टाइम मिलने वाला है। ठीक है गाइस, इसके बाद में हम बात करने वाले हैं मेंस एग्जाम की, जो कि बहुत जरूरी है हमें मेंस एग्जाम का पैटर्न देखना। ठीक है, मेंस एग्जाम में इंग्लिश की बात करते हैं तो इंग्लिश हमें 40 क्वेश्चन, ठीक है, 40 क्वेश्चन है और मार्क है 40 नंबर। ठीक है, और 35 मिनट का टाइम है। ठीक है, 35 मिनट का टाइम है। फिर है क्वांटिटी एप्टीट्यूड, 50 क्वेश्चन है। ठीक है, और 50 मार्क है और 45 मिनट का टाइम है। उसके बाद में रीजनिंग की बात करते हैं। रीजनिंग में 50 क्वेश्चन है, ठीक है, और 60 मार्क हैं, यानी कि 60 नंबर मिलेंगे, 45 मिनट का आपको टाइम मिलेगा। मेंस की जो होती है ना वो ज़्यादा टाइम पे फोकस नहीं करते, ज़्यादा ये एक्यूरेसी पे काम करते हैं। जर्नल अवेयरनेस, जो कि जर्नल अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी जनरल, और इसी में करंट है, इकोनॉमी है, फाइनेंशियल है, सब आ जाता है। ठीक है, इसका आपको मिलने वाला है जो 50 क्वेश्चन मिलने वाले हैं, 50 नंबर के मिलने वाले हैं और 35 मिनट मिलने वाले हैं। ठीक है, आपको 35 मिनट में करना होगा। टोटल ओवरऑल बात करें तो 190 आपके क्वेश्चन होने वाले हैं, 200 मार्क के होने वाले हैं और 160 जो है वो आपको मिनट मिलने वाले हैं। ठीक है, 160 मिनट का मतलब है कि 6 दूनी 12, 120 और 40 यानी कि 2 आवर्स 40 मिनट का टाइम मिलने वाला है आपको। ठीक है, इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि हमारी जो है कट ऑफ है। ठीक है, कट ऑफ के ऊपर हम बात करते हैं, यानी कि प्री एग्जाम की कट ऑफ जो है एसबीआई क्लर्क कट ऑफ। ठीक है, उत्तर प्रदेश की कट ऑफ जो रहती है 6.75 रही है। ठीक है, 6.75 रही है उत्तराखंड की। ठीक है, और 16 यानी कि 60.25 रही है पंजाब की, 59 रही है राजस्थान की, 47 रही गुजरात की, महाराष्ट्र की 44 रही है, हिमाचल प्रदेश की 68 रही है। ये कुछ स्टेट की जो है, ठीक है, किसी में ज़्यादा भी जाती है यार, वैसे भी ये अभी कम गई थी, वैसे आप 70 मान के चलो। ठीक है, जो एसबीआई क्लर्क है ना, एसबीआई क्लर्क की 70 मान के चलो। और आपको जो एसबीआई पीओ होता है, एसबीआई पीओ की ज़्यादा होती है, एसबीआई पीओ को ज़्यादा नहीं होती, क्लर्क से कम होती है। वो उसकी कितनी होती है, उसकी 54 होती है, 55 होती है, 57 होती है, ऐसे होती है। ठीक है, आईबीपीएस पीओ की भी ऐसे होती है, आईबीपीएस पीओ की होती है। जो आईबीपीएस क्लर्क है, ठीक है, जो आईबीपीएस क्लर्क है उसकी ज़्यादा होती है, उसकी 75, 72 ऐसे होती है। ठीक है, उसकी 75 भी हो सकती है, 72 भी हो सकती है, उसकी सारी जो है वो ऐसे होती है। तो आपको जो है ये अच्छे से करनी है। ठीक है, इसके बाद में हम बात करते हैं, इसके बाद में हम बात करने वाले हैं
किसकी बात करेंगे, यानी कि कोचिंग की बात करेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा दिक्कत है कि फैकल्टी कौन सी यूज चूज़ करनी चाहिए हमें। ऑनलाइन कोचिंग की हम बात करने वाले हैं, ठीक है, ऑनलाइन कोचिंग फैकल्टी की, और इधर ऑफलाइन की भी बात करने वाली हैं, क्योंकि बहुत लोग जो हैं, बहुत बच्चे जो हैं वो ऑफलाइन के बारे में भी बात करते हैं और ऑनलाइन के बारे में भी बात करते हैं, क्योंकि जो ये वीडियो जो है वो बिगनर के लिए भी है और दूसरों के लिए भी है, तो इसलिए आपको अच्छे से सारा समझाया जाएगा। सबसे पहले जो हम बात करेंगे वो ऑनलाइन फैकल्टीज़ में क्या है कि अड्डा 247 सबसे फर्स्ट में पहले आया था। तो अड्डा 247 बहुत ही अच्छे से पढ़ाते हैं, ऐसा नहीं कि और टीचर नहीं पढ़ाते हैं, सारे टीचर अच्छे से पढ़ाते हैं, लेकिन सबसे पहले यही आया था। इसके बाद में और फैकल्टी आई हैं, ठीक है। तो इसके बाद में यस ऑफिसर है, ये भी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, ठीक है। PW बैंकिंग है, ठीक है, टेक्स्ट बुक है, ऑली बोर्ड है, गाइडली है, ठीक है, और भी है, मतलब बहुत सारे है, बैंकिंग वाला है, बहुत सारे जो टीचर हैं वो पढ़ाते हैं। यूट्यूब पे बहुत सारे टीचर पढ़ाते हैं, ठीक है, जिनकी अपनी फैकल्टी नहीं है, वैसे वो यूट्यूब पे अपना बहुत सारा पढ़ाते हैं, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कि ऑफलाइन फैकल्टी क्या है, ऑफलाइन फैकल्टी कौन कौन सी है, कहाँ कहाँ पे कोचिंग मिल सकती है। एक तो आपको महिंद्रा, ठीक है, महिंद्रा की आप ले सकते हो, कहाँ पे ले सकते हो आप, लखनऊ में ले सकते हो, ठीक है, और भी बहुत जगह मिलती हैं। करियर पावर की आप कहीं भी ले सकते हो, KD कैंपस की आप दिल्ली में ले सकते हो, ठीक है। विकास बंसल अकेडमी आप बठिंडा में ले सकते हो, यानी कि पंजाब, ठीक है, पंजाब में ले सकते हो। पावर माइंड की आप कहीं ले सकते हो। टाइम कोचिंग इन बरेली, ये बरेली में ही आपको मिलेगी, ठीक है। मतलब ये दो आपको कोचिंग हो गई, ये ऑनलाइन हो गई और ये जो है वो आपकी ऑफलाइन हो गई, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि इसमें डिफरेंस क्या है, ऑनलाइन और ऑफलाइन में क्या डिफरेंस है, ठीक है। ऑनलाइन कोचिंग में और ऑफलाइन कोचिंग में क्या डिफरेंस है, यानी कि जो ऑनलाइन कोचिंग है, ऑनलाइन कोचिंग में सबसे बड़ी बात तो ये है कि अगर ऑनलाइन कोचिंग आप कर रहे हो तो आपको जो है वो कंटेंट बहुत सारा मिलने वाला है, ठीक है, कंटेंट बहुत मिलेगा, ठीक है, बहुत मिलता है, कंटेंट बहुत मिलेगा। दूसरी बात यह है कि आप जब मर्जी, मान लो जब मर्जी आप कर सकते हो, जब मर्जी देख सकते हो। अगर आपको रात को क्लास देखनी है, ठीक है, रात को देख सकते हो। अगर आपको सुबह देखनी है, आप सुबह देख सकते हो, ठीक है, जब मर्जी देख सकते हो। आप जब मर्जी मॉक लगा सकते हो, ठीक है, आप जब मर्जी क्विज़ेस कर सकते हो, ठीक है, और अपना सिलेबस किसी भी टाइम पढ़ सकते हो, किसी भी टाइम पूरा कर सकते हो, ठीक है, यानी कि सिलेबस जो है वो कभी भी पूरा कर सकते हो। और दूसरी बात यह है कि अगर ऑनलाइन कोचिंग में ये है कि आपको अपने मन से पढ़ना पड़ेगा, ऐसा नहीं है क्योंकि वो आके आपको पढ़ाएंगे तो है नहीं। अपना अगर आपका मन है, अगर मन है अच्छे से तो आप इसमें स्टडी अच्छी कर ले जाओगे, ठीक है, स्टडी बहुत अच्छी होगी। अगर मन नहीं है तो वहाँ तो आपने एक बार में उनका परचेस कर लिया, यानी कि एक बार आपने उनका परचेस कर लिया तो उसके बाद में उन्हें कोई मतलब नहीं है, ठीक है, उन्हें कोई मतलब नहीं है। वही बात करें अगर हम ऑफलाइन की, ऑफलाइन जो है ये थोड़ी फाइनेंशियल अगर कोई किसी को दिक्कत है तो वो जल्दी नहीं ले सकता, क्योंकि ये आपकी 15K से लेके 20K के बीच में रहती है, ठीक है। अब 15K से लेके 20K के बीच में रहती है तो हर कोई नहीं कर सकता। वहीं अगर इसकी बात करें तो ये 2K से लेके 5K तक किसी भी सभी मिल जाती है, कितना भी बड़ा हो, और वो भी कब तक का मिल जाता है, 1 ईयर का मिल जाता है, कब तक का मिल जाता है, 1 ईयर का मिल जाता है, ठीक है। और अगर वही इसकी बात करें ऑफलाइन की, तो ऑफलाइन भी वैसे तो आपको मिल जाता है, बट इनका क्या है, ज़्यादातर तो 3 मंथ होता है, यानी कि ज़्यादातर तो ये 3 मंथ देते हैं। 3 मंथ में आपका ये सिलेबस कंप्लीट करवाते हैं, उसके बाद में इनके मॉक वगैरह चलते हैं, ठीक है। और आप ऑल टाइम इनसे नहीं पढ़ सकते, क्योंकि ऑल टाइम का मतलब ये है कि आप इनसे करोगे, आप मान लो 9 बजे उनकी खुलती है, ठीक है, अकेडमी 9 बजे खुलती है, और 9 से कितने बजे तक खुलेगी, 2 बजे तक खुलेगी, 2 PM तक खुलेगी, इनके बीच में आप पढ़ सकते हो, ठीक है। और वही अगर ऑफलाइन की बात करें तो ऑफलाइन आप जब मर्जी क्लास ले सकते हो, घर बैठे रात में लो, सुबह लो, ठीक है, मॉक लगाओ, क्विज लगाओ, ठीक है, जब मर्जी सिलेबस अपना पूरा करो। लेकिन यहाँ पे इन्होंने सिलेबस को कंप्लीट करवा देना है। लेकिन अगर कोई बच्चा घर पे नहीं अच्छे से पढ़ पा रहा है तो वो अकेडमी ज्वाइन करा सकता है, क्योंकि उनका सिलेबस अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे जो है अनुशासन बनना रहता है, ठीक है, अनुशासन जो है वो बना रहता है। क्योंकि अनुशासन इसलिए बना रहता है क्योंकि अकेडमी है, तो अकेडमी है तो फिर अनुशासन तो बना रहेगा, ठीक है। इसलिए आप कोई से भी ले सकते हो। अगर आपको फाइनेंशियल दिक्कत नहीं है और आप रहते हो सिटी में, ठीक है, तो आप जो है वो ऑफलाइन कोचिंग ले सकते हो। अगर आप गाँव में रहते हो, ठीक है, गाँव देहात में रहते हो, तो अगर आप फाइनेंशियल भी दिक्कत है आपको, तो आप मतलब आप ऑफलाइन कोचिंग ले लो, मतलब ऑनलाइन कोचिंग ले लो, और आराम से अपना जो है स्टडी करो अच्छे से। किसी भी टीचर की आप ऑनलाइन कोचिंग ले सकते हो, ठीक है। फिर सबसे बड़ा डाउट जो है, जो बच्चों को परेशानी कर देता है बिल्कुल एकदम से, कि कितने घंटे पढ़ना चाहिए। पहली बात तो ये चीज़ें मन में आनी नहीं चाहिए कि हमें कितने घंटे पढ़ना चाहिए, क्योंकि जब हमारे सामने एक चीज़ है कि ये ऐसे सिलेबस है, ठीक है, ये सिलेबस है हमारे पास, तो हमें ये इसको पूरा जब तक हमारा नहीं हो जाएगा तब तक तो हम करते रहेंगे ना। अगर हमारी क्षमता 8 घंटे की है, 7 घंटे की, 6 की है, 5 की है, तो हम पूरा करें। लेकिन फिर भी चलो कुछ होता है कि हम जॉब करते हैं या ऐसा वैसा है, कुछ भी है, जो भी है, तो हम बात करेंगे कि कैसे 3 तरह के स्टूडेंट होते हैं, कौन कौन से होते हैं, 3 तरह के बच्चे होते हैं पढ़ने वाले, कौन कौन से होते हैं। एक तो होते हैं 3 तरीके के होते हैं, एक तो फुल टाइम स्टडी करने वाले, कि जिन्हें बिल्कुल काम कोई नहीं है, सिर्फ स्टडी करनी है, ना घर में काम है ना बाहर काम है, सिर्फ स्टडी करनी है। दूसरे बच्चे वो होते हैं फुल टाइम जॉब विद स्टडी एस्पिरेंट, यानी कि जो साथ में जॉब करते हैं, ठीक है, जॉब करते हैं और साथ में स्टडी करते हैं। फिर होता है कि पार्ट टाइम जॉब करने वाले, जैसे 4 या 6 घंटे की जॉब कर ली, ठीक है, और यहाँ तो 10 घंटे की कर ली, 12 की कर ली, या 8 घंटे की कर ली, ठीक है। तो ये अगर करते हैं तो हम अभी बात करते हैं अब एक एक करके कि किसको क्या करना चाहिए, ठीक है। तो
जो रेशियो निकल के आता है वो ये है कि फुल टाइम एस्पिरेंट को तो अच्छे से पढ़ना चाहिए, क्योंकि उसके पास सिर्फ पढ़ने के अलावा कोई काम नहीं है। उसे पढ़ना चाहिए, डेली स्टडी 10 से 12 घंटे करनी चाहिए, यानी कि 10 से 12 घंटे उसे डेली पढ़ना है, उसे कोई मतलब नहीं है किसी भी चीज़ों से, ठीक है। इसके बाद में हम बात करते हैं कि फुल टाइम जॉब विद स्टडी वाले को क्या करना चाहिए। तो सर जॉब विद स्टडी वाले को क्या करना चाहिए, वो अगर 8 घंटे की स्टडी कर रहा है तो उसे मॉर्निंग 4:30 बजे उठ जाना चाहिए और स्टडी 5 से 8 बजे तक कर लेनी चाहिए, ठीक है। 5 से 8 तक 3 घंटे की स्टडी हो जाती है, ठीक है। फिर 9 से 5 जॉब कर लेनी चाहिए, यानी कि 9 से 5 जॉब कर लेगा वो, और 8 से 11 फिर रात को पढ़ ले, ठीक है। रात को 8 बजे से 11 बजे तक पढ़ के टोटल 6 घंटे की स्टडी वो कवर कर सकता है। और अगर और भी ज़्यादा कर सकता है तो अच्छी बात है, 7 आवर की भी कर सकता है, ठीक है, अगर वो मेहनती है कोई भी है, ठीक है। और जो बच्चे 12 घंटे की स्टडी करते हैं, वैसे कि 12 घंटे की जॉब करते हैं, वैसे तो 12 घंटे जॉब करने का कोई सिस्टम नहीं है। बैंकिंग की प्रिपरेशन के साथ, कंपटीशन की प्रिपरेशन के साथ 12 घंटे जॉब करना जो है वो नहीं बनता है, उसके हिसाब से नहीं प्रिपरेशन हो पाएगी, बहुत ज़्यादा हेडेक हो जाएगा, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। तो अगर कोई 12 घंटे करता है जॉब तो उसके लिए भी बता देते हैं, सुबह 7 बजे से लेकर वो शाम 7 बजे तक तो पहले जॉब ही करेगा, फिर वो सुबह 6 बजे उठना पड़ेगा उसको, ठीक है। फिर स्टडी नाइट, पूरी नाइट उसको स्टडी करना पड़ेगा। पूरी नाइट का मतलब कैसा है कि 9 से 1 बजे तक उसको स्टडी करनी पड़ेगी, और फिर भी उसका जो है वो 4 आवर्स टाइम निकल पा रहा है, यानी कि समझ सकते हो कि 4 घंटे स्टडी के लिए निकल पा रहे हैं। वो भी कब निकल पाएंगे, जब वो 12 घंटे काम करके आएगा, ठीक है। 12 घंटे काम करके आ पाएगा, अदर काम करेगा, फिर 4 घंटे काम करेगा पड़ेगा, ठीक है। 12 4 16 घंटे उसके इसी में हो जाएंगे, और 2 घंटे 3 घंटे इधर उधर बर्बाद हो जाएंगे, और 3 4 घंटे वो सो पाएगा, 4 5 घंटे सो पाएगा। तो 12 घंटे वाले के लिए तो बहुत दिक्कत होने वाली है। वो तो 12 घंटे जॉब ना ही करे, थोड़ा कम कर ले, लेकिन 8 कर ले, 10 कर ले, लेकिन 12 मत करे, क्योंकि 12 के हिसाब से कुछ भी नहीं बन पाता, 4 घंटे में वो कुछ नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो जो पार्ट टाइम वाले हैं, पार्ट टाइम वाले के लिए क्या है, पार्ट टाइम वाले जो जॉब होते हैं वो या तो 4 घंटे की काम करते हैं या 6 घंटे के लिए काम करते हैं। और जो 4 घंटे 6 घंटे काम करते हैं कोई दिक्कत नहीं है। अगर 4 घंटे वाले के पास है 20 आवर फ्री रहते हैं, ठीक है। इसके पास है 18 घंटे, ठीक है। तो 18 घंटे में इसको 8 घंटे स्टडी के लिए लगाने हैं, ठीक है। और अगर इसको ये 20 घंटे में भी इसको 8 घंटे स्टडी के लिए लगाने हैं, ठीक है। 8 घंटे करने के बाद भी इसको जो है 12 आवर्स सेफ रह रहे हैं, ठीक है। और इसके पास 10 आवर्स सेफ रह रहे हैं, तो इस 10 घंटे में कुछ भी कर सकता है, ठीक है। तो पढ़ना तो भाई पड़ेगा, बहानेबाजी करने का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर पढ़ना है तो फिर बहानेबाजी करना बंद करनी पड़ेगी, ठीक है। तो क्या एग्ज़ाम, अगला डाउट क्या है, क्या एग्ज़ाम हिंदी में अटैम्प्ट कर सकते हैं, क्योंकि जो बच्चे जो हैं वो हिंदी बैकग्राउंड से आते हैं, ठीक है। हिंदी बैकग्राउंड से आते हैं, हिंदी बैकग्राउंड से आते हैं, उन्हें ये बहुत दिक्कत होती है कि हम हिंदी में एग्ज़ाम दे सकते हैं नहीं दे सकते। आप बिल्कुल दे सकते हो, यस, एग्ज़ाम हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में दे सकते हैं, बट मैं तो यही कहूँगा कि आप इंग्लिश में दो, क्योंकि जब आपको पता है कि SBI PO, ठीक है, और IBPS PO और IBPS क्लर्क, ठीक है, IBPS क्लर्क और SBI क्लर्क, इन सभी एग्ज़ाम में, जितने भी एग्ज़ाम हैं इन सभी में जो है इंग्लिश पूछते हैं, ठीक है, और अच्छी खासी इंग्लिश पूछते हैं। जब इसमें इंग्लिश पूछते हैं तो हम एग्ज़ाम हिंदी में क्यों दें। अगर हम इस इंग्लिश को कवर कर सकते हैं तो एग्ज़ाम के क्वेश्चन लेवल की जो इंग्लिश है वो बहुत सिंपल होती है, ठीक है। तो आप उसको कर सकते हो, मेरी मानो तो आप इंग्लिश में एग्ज़ाम दिया करो, और इंग्लिश में पजल वगैरह, अर्थमेटिक, DI बहुत जल्दी बन जाती है, ना कि हिंदी में जल्दी नहीं बनती है, ठीक है। तो वैसे तो आप एग्ज़ाम दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि रीजनिंग के टीचर कौन कौन से हैं। मतलब मैंने एक टीचर बताया कि आपको किन किन टीचरों से आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि बच्चे अलग अलग टीचरों से पढ़ते हैं, ठीक है। लेकिन मेरा ये ऐसा कोई मानना नहीं है कि ये टीचर खराब है, ये टीचर खराब है। मैं किसी को खराब नहीं बोलता, कभी नहीं बोलूँगा, क्योंकि टीचर कोई खराब नहीं है, ठीक है। सबसे पहली बात है, सबसे पहला जो टीचर अड्डा 247 का सौरभ सिंह सर है, ठीक है, बहुत अच्छे टीचर हैं। शुभम श्रीवास्तव बहुत अच्छे टीचर हैं, अड्डा 247 के हैं। सोना शर्मा अड्डा 247 की, अंकुश लांबा यस ऑफिसर का, संजय सर है आर्ट ऑफ रीजनिंग के, पुनीत सर है अनअकैडमी के, अर्पित सर है टेक्स्ट बुक के, सचिन सर हैं बैंकिंग वाला के, ठीक है, सॉरी बैंकिंग वाला के। ये जितने भी टीचर हैं, ये सारे टीचर जो हैं वो यूट्यूब पे पढ़ाते हैं आपको, और इनका अपना जो है वो पेड ग्रुप भी है, ठीक है। तो आप यूट्यूब से भी इनका कर सकते हो और पेड ग्रुप भी ले सकते हो अच्छे से। जितने भी बैंकिंग एक्सपर्ट होते हैं वो अच्छे से इधर उधर देखते रहते हैं चीज़ों को, तो उन्हें बहुत सारी चीज़ें जो है वो मिल जाती हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है। लेकिन मैंने आपको बताया तो ये सारे टीचर आप किसी से भी पढ़ सकते हो अच्छे से, क्योंकि कभी होता है कि सौरभ सर से समझ नहीं आ रहा तो शुभम सर से समझ आ जाएगा, शुभम सर से नहीं आ रहा सोना मैम से समझ आ जाएगा, या अंकुश लांबा सर से समझ आ जाएगा, संजय सर से आ जाएगा। तो अलग अलग टीचर हैं, सबका अपना अपना नजरिया है पढ़ाने का, और सभी जो है वो अच्छा ही पढ़ाते हैं, कोई भी बुरा नहीं पढ़ाते, किसी को गलत कहना नहीं सही होगा, ठीक है। और क्वांट की बात करें तो आशीष अरोड़ा सर यस ऑफिसर है, और YTS स्टडीफाइड ग्रुप, ठीक है, स्टडीफाइड यूट्यूब चैनल। उसके बाद में शांतनु शुक्ला सर अड्डा 247 पे पढ़ाते हैं, और यूट्यूब पे भी अड्डा 247 पढ़ाते हैं, और पेड ग्रुप में अड्डा 247 पढ़ाते हैं। नवनीत शुक्ला सर हैं अड्डा 247 पे पढ़ाते हैं, और इनका एक वाल मैथ करके चैनल भी है, ठीक है, यूट्यूब पे आप वो भी फॉलो कर सकते हो। अरुण रावत सर हैं, ये भी यूट्यूब पे पढ़ाते हैं, और इनका अपना भी है मैथ बाय अरुण, और मैथ बाय अरुण ही यूट्यूब चैनल है, ठीक है। इसके बाद में हर्षल अग्रवाल हैं लर्निंग कैप्सूल के,
ठीक है, और कौशिक मोंटी सर हैं करियर डिफाइन के, सभी अच्छे टीचर हैं, बहुत अच्छे टीचर हैं, आप इनसे अच्छे से पढ़ सकते हो। ठीक है, एक सिद्धार्थ श्रीवास्तव करके शायद अड्डा 247 के भी है, सिद्धार्थ तो कन्फर्म है, आगे का कन्फर्म नहीं है, वो भी टीचर अच्छे हैं। ठीक है, वहाँ से भी आप कर सकते हो, उनसे भी कर सकते हो, यूट्यूब पे पढ़ाते हैं, बैंकर अड्डा पे पढ़ाते हैं वो। फिर बात करते हैं इंग्लिश की, जो कि मेन पार्ट है और बहुत ही दिक्कत होने वाली है, सभी इंग्लिश के टीचर को लेकर बहुत ज़्यादा परेशानी में रहते हैं। तो निमिषा बंसल मैम है, अनुभव सर हैं, वरुण चित्रा सर है, रूपम चिकारा मैम है, संतोष राय है, किंजल, ठीक है, गादवी मैम है, यानी कि ये भी अड्डा 247 पे पढ़ाती है मैम। और रूपम चिकारा मैम, सॉरी रूपम चिकारा मैम अभी अड्डा 247 पे नहीं पढ़ा रही हैं, रूपम चिकारा मैम शायद फिजिक्स वाला पे पढ़ा रही हैं कि पता नहीं, ऐसे करके कोई टीचर पढ़ा रही हैं। ठीक है, आप सर्च कर सकते हैं, रूपम चिकारा लिखोगे आ जाएगा वहाँ पे। ठीक है, और वरुण चित्रा सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं और लर्निंग नीति पे पढ़ाते हैं, पेड बैच पे, YTS स्टडी क्विक बाय। ठीक है, और अनुभव सर अड्डा 247 पे डेली एडिटोरियल और सुपर मॉक, ठीक है, सुपर मॉक वगैरह बहुत कुछ लेके आते रहते हैं। ठीक है, वो कैब लेके आते रहते हैं। ठीक है, ये भी मैम का वो कैब का स्पेशल सेशन रहता है। ठीक है, निमिषा बंसल मैम भी अलग अलग चीज़ें लेके आती रहती हैं। तो ये इंग्लिश का टीचर आपके बहुत अच्छे टीचर है, आप किसी को भी फॉलो कर सकते हो। कुल मिला के अपनी प्रैक्टिस ज़्यादा करनी है। ठीक है, अच्छे से आप किसी को भी फॉलो कर सकते हो। इसके बाद में बात करते हैं करंट अफेयर्स के टीचर कौन कौन से हैं। ठीक है, करंट अफेयर्स के टीचर कौन कौन से हैं। करंट अफेयर्स के आपके टीचर हैं आशीष गौतम सर, ठीक है, अभिजीत मिश्रा और डॉक्टर गौरव गर्ग, शीतल मैम, कुश पांडे। ठीक है, ये आपके टोटल 5 जो हैं, टोटल 5 टीचर हैं। ठीक है, टोटल 5 टीचर हैं, इनसे आप किसी से भी पढ़ सकते हो, सभी यूट्यूब पे भी पढ़ाते हैं और सभी पेड क्लास भी लेते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और फिर अगला डाउट क्या है कि नेगेटिव मार्किंग होती है या नहीं होती है, बहुत बड़ा डाउट है। तो सर नेगेटिव मार्किंग तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वरना तो सब तुक्के लगा के आ जाएंगे और बाद में एग्जाम तो फिर ऐसे तुक्कों वालों का भी क्लियर हो जाता है ना कभी कभी। तो इसलिए ये बनाई गई है कि आप तुक्का ना लगाओ, आप पढ़ के जाओ और अच्छे से पढ़ो। ठीक है, यहाँ पे है क्योंकि क्वेश्चन गलत होने पर 0.25 नंबर कट जाता है, यानी कि अगर आपके 4 क्वेश्चन गलत होते हैं, ठीक है, जो 4 क्वेश्चन हैं ये गलत होते हैं, तो आपका 1 नंबर जो है वो सही वाला भी कट जाएगा। यानी आपने 20 नंबर लेके आ रहे थे वैसे और 4 आपने गलत कर दिए, तो इसमें 1 माइनस हो जाएगा, यानी कि आपके रह जाएंगे नंबर 19। ठीक है, ये होती है नेगेटिव मार्किंग। वैसे तो सबको पता होता है आज के टाइम में, जन जी के सब बच्चे हैं, सब पता होता है। प्रीलिम्स मार्क, ठीक है, प्रीलिम्स में फाइनल मेरिट में काउंट होते हैं या नहीं होते हैं। ठीक है, तो नहीं, नो प्री एग्जाम नो नंबर काउंट नहीं होते हैं, यानी कि प्री एग्जाम के नंबर फाइनल रिजल्ट में नहीं जोड़े जाते हैं। ठीक है, फाइनल रिजल्ट में नहीं जोड़े जाते हैं, इसलिए कोई टेंशन की बात नहीं है। प्री आपका फ्री एंड होता है और आपको बस क्लियर करना होता है, ये क्वालिफाई के लिए होता है, खाली बस एक बार हो जाए मेंस के लिए। ठीक है, फिर है कि सेक्शनल कट ऑफ होती है क्या। ठीक है, सेक्शनल कट ऑफ होती है कि नहीं होती है, इसके बारे में बात करते हैं कि सेक्शन कट ऑफ होती है कि नहीं होती है। तो सर SBI क्लर्क में कोई सेक्शनल कट ऑफ नहीं होती है, IBPS क्लर्क IBPS में होती है। ठीक है, SBI में नहीं होती है, क्लियर बात है, सीधी बात है। ठीक है, बाद में है कि LPT टेस्ट क्या होता है, सबसे बड़ी दिक्कत है LPT की। ठीक है, तो ये एक स्टेट लैंग्वेज जो टेस्ट होता है, यानी कि अगर आपने 10th करी है, अगर सपोज करो आपने यूपी से फॉर्म भरा है और आप यूपी के रहने वाले हो, तो 10th की मार्कशीट में आपके पास हिंदी का सब्जेक्ट होगा। ठीक है, आपके पास हिंदी का सब्जेक्ट होगा। अगर आपके पास हिंदी का सब्जेक्ट है तो आपका ये जो टेस्ट है ना LPT टेस्ट, ये नहीं होगा। और अगर आप आ रहे हो महाराष्ट्र यहाँ, ठीक है, तो आपके पास ये जो हिंदी या 10th में नहीं है ना, तो आपका LPT टेस्ट होगा। या यूपी वाला महाराष्ट्र जा रहा है, यूपी वाला महाराष्ट्र जा रहा है तो उसको LPT टेस्ट देना होगा, क्योंकि वहाँ पे मराठी चलती है। ठीक है, या जो यूपी वाला पंजाब जा रहा है तो उसको LPT टेस्ट देना होगा, क्योंकि उसके 10th की मार्कशीट में अगर पंजाबी नहीं है तो प्रॉब्लम है फिर। ठीक है, तो LPT टेस्ट सिर्फ कुछ नहीं होता, वो लैंग्वेज टेस्ट होता है, सिंपल सा होता है। लेकिन सबसे बड़ी बात है, अगर LPT क्लियर नहीं हुआ दोस्त, तो क्लर्क की नौकरी आप हाथ धो बैठोगे। LPT क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ये आपको आना ही चाहिए। फिर होता है कि कितने अटैम्प्ट मिलते हैं, ये भी बड़ी दिक्कत है, ये भी बहुत ज़रूरी है। कितने अटैम्प्ट मिलते हैं, तो SBI क्लर्क में अटैम्प्ट काउंट ही नहीं होते। सबसे बड़ी दिक्कत नहीं, सबसे अच्छी बात है कि SBI क्लर्क में अटैम्प्ट काउंट नहीं होते, यानी कि SBI क्लर्क में अटैम्प्ट काउंट नहीं होते हैं। SBI PO में आगे चल के होते हैं, जब मेंस वाले होते हैं, आपको प्री क्लियर हो जाएगा तब। ऐसे नहीं, ऐसे क्या कभी कभी बच्चे प्री भर देते हैं और प्री एग्जाम उनका क्वालिफाई नहीं होता, यानी कि वो पास आउट नहीं होता है। ठीक है, वो पास नहीं होता, तो फिर उनका जो अटैम्प्ट कुछ नहीं है। अटैम्प्ट का है, कोई अटैम्प्ट नहीं है, कुछ अटैम्प्ट नहीं है, ये अटैम्प्ट थोड़ा माना जाएगा, ये अटैम्प्ट नहीं माना जाएगा। ठीक है, इसके बाद में कि प्री एग्जाम और मेंस एग्जाम कितना गैप होता है, यानी कि गैप भी पूछना जरूरी है, क्योंकि होता है कि पहले प्री कर लेते हैं उसके बाद में मेंस कर लेंगे, तो ऐसा कुछ नहीं चलता। ठीक है, तो प्री एग्जाम और मेंस एग्जाम कितना गैप होता है, तो सभी बैंकों के प्री और मेंस एग्जाम में 20 से 30 दिन का टाइम मिलता है, यानी कि ये ध्यान रखो। लेकिन ये 20-30 दिन दोस्त बड़ा जल्दी निकलते हैं, क्योंकि ये 20-30 दिन जो आपको मिलने वाले हैं, इसमें आप क्या करोगे, करंट अफेयर से ही फुर्सत नहीं मिलने वाली है। ठीक है, बैंकिंग अवेयरनेस से ही फुर्सत नहीं मिलने वाली है, क्या करोगे, कहाँ लगा लोगे, DI से फुर्सत नहीं मिलने वाली। ये 20-30 दिन तो आपको गायब होने का समय है, क्या कर लोगे, यहाँ पे आपकी धड़कनें तेज होंगी और आप कुछ नहीं कर पाओगे। उधर आपका रिजल्ट आने वाला होगा और इधर आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, तो क्या ही कर लोगे। अगर आपने पहले मेंस नहीं पढ़ा तो इसलिए आपको मेंस जो है वो पहले पढ़ना ही पड़ेगा।
कोई ऑप्शन ही नहीं है, ठीक है। इसके बाद में बात करते हैं सबसे जो इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे डीएम भी आते हैं इसके बारे में, कि टाइपिंग होती है क्या, टाइपिंग टेस्ट होता है क्या। टाइपिंग टेस्ट नहीं होता सर, बैंकिंग एग्जाम में किसी में टाइपिंग टेस्ट नहीं होता है। आपको टाइपिंग इसलिए आनी चाहिए ताकि आपका डिस्क्रिप्टिव जो पेपर है ना, ठीक है, यानी कि डिस्क्रिप्टिव पेपर जो है, आपका जो डिस्क्रिप्टिव पेपर है वो अच्छे से होना चाहिए, यानी कि उसके लिए आपको जो है वो टाइपिंग आनी चाहिए। वरना यहाँ पे कोई नहीं पूछता कि आपको फटाफट 10 मिनट की टाइपिंग करनी है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो अफवाहों पे ध्यान ना दिया जाए और अच्छे से जो है वो चीज़ें की जाएँ। इसके बाद में मेंस के बाद इंटरव्यू होता है क्या सर? क्लर्क एग्जाम में इंटरव्यू नहीं होता है, यानी कि ये क्लर्क एग्जाम है, इसमें इंटरव्यू नहीं होगा। चाहे वो कोई भी क्लर्क एग्जाम है, आरआरबी क्लर्क हो, ठीक है, एसबीआई क्लर्क हो या आईबीपीएस क्लर्क हो, ठीक है, एलआईसी असिस्टेंट हो, आरबीआई असिस्टेंट हो, ठीक है, इनमें नहीं होता है। और यहाँ पे अगर पीओ की बात करते हैं तो पीओ सभी में होगा, यानी कि चाहे वो एसबीआई हो, आईबीपीएस पीओ हो, ठीक है, या आरआरबी पीओ हो, ठीक है, या फिर आरबीआई ग्रेड बी हो, ठीक है, चाहे आरबीआई ग्रेड बी हो या एलआईसी डबल ए हो, किसी में हो उसमें इंटरव्यू होगा। जो ऑफिसर लेवल की है उसमें इंटरव्यू होना तय है सर, ठीक है। और एसबीआई क्लर्क में सिर्फ एलपीटी होता है और क्लर्क के एग्जाम में एलपीटी मैंडेटरी है सर, ठीक है, वो होना ही होना है। इसके बाद में बात करते हैं कि डिस्क्रिप्टिव टेस्ट क्या है। सबसे बड़ी दिक्कत, ये तो दिक्कत है ही बच्चों के लिए, क्योंकि ये तो इंग्लिश का काम है ना सारा, ये हिंदी का काम तो है नहीं। हिंदी में तो लिखना नहीं है कि ठीक है एक सुलेख लिख दो या एक किसी पे निबंध लिख दो, किसी पे कुछ लिख दो, ऐसा कुछ नहीं है, ये काम है इंग्लिश का। तो एसबीआई क्लर्क में डिस्क्रिप्टिव टेस्ट नहीं होता है। ये सारे चोचले जो हैं वो एसबीआई पीओ के हैं और आईबीपीएस पीओ के हैं, ठीक है। शुक्र है कि आरआरबी पीओ ने नहीं ऐसे काम किए, ये बच गया, और साथ में बच्चे बच गए बहुत सारे जिन्हें डिस्क्रिप्टिव से डर लगता है, ठीक है। तो एसबीआई पीओ और आईबीपीएस पीओ में होता है, और एसबीआई क्लर्क, आईबीपीएस क्लर्क, आरआरबी क्लर्क में नहीं होता है, और आरआरबी पीओ में भी नहीं होता है, ठीक है गाइस। इसके बाद में हम बात करने वाले हैं, इसके बाद में क्लर्क प्री एग्जाम का लेवल कैसा होता है। तो बिल्कुल बताएंगे कि क्लर्क प्री का जो है लेवल कैसा होता है। तो लेवल होता है सर, क्लर्क प्री एग्जाम का लेवल कैसा होता है, तो ईजी टू मॉडरेट होता है, यानी ईजी टू मॉडरेट होता है। ईजी टू मॉडरेट का मतलब ये है कि आपसे 9 के स्क्वायर पूछेगा, 9 के स्क्वायर से लेकर वो 35 तक पूछेगा, उससे ऊपर नहीं पूछता, ठीक है। वहीं पीओ का आ गया तो आपसे 45, 55, 65 ऐसे भी पूछ लेता है, ठीक है। तो इसका मतलब कि ईजी टू मॉडरेट होने वाला है, ठीक है। परेशानी की बात नहीं, इजी पेपर क्लियर होता है, लेकिन आप अच्छे से प्रिपरेशन करोगे तब, ऐसे नहीं। प्री एग्जाम में कितने अटैम्प्ट सेव होते हैं, ठीक है, अटैम्प्ट की बात कर लेते हैं अच्छे से। 70 से 80 सेव होते हैं एसबीआई क्लर्क में, आईबीपीएस क्लर्क में 70 से 90 सेव होते हैं, और आरआरबी पीओ में होते हैं 70 से 75, क्योंकि आपको पता है कि 80 नंबर का तो पेपर ही है, ये भी 80 नंबर का पेपर है सर। यहाँ पे कोई माफ़ी नहीं मिलती आपको, आरआरबी क्लर्क में कोई माफ़ी नहीं है। आरआरबी क्लर्क में आपके 78 से लेकर 80 तक आपको कंप्लीट करना पड़ेगा, यानी कि 1 या 2 नंबर। अगर आपने 5 नंबर का पेपर छोड़ के आए तो रिजल्ट मत देखो, रिजल्ट को भूल जाओ। 3 नंबर का छोड़ के आए हो, 6 नंबर का छोड़ के आए हो, 8 का छोड़ के आए हो, 10 का छोड़ के आए हो, भूल जाओ भाई, नहीं हो पाएगा, वहाँ नहीं होता है, वहाँ इतने छोड़ने से नहीं होता है, ठीक है। अगर आपने एसबीआई क्लर्क में छोड़ा है, आईबीपीएस क्लर्क में छोड़ा है तो ठीक है, माना जा सकता है। अगर वो भी एग्जाम अगर सिंपल है तो भी नहीं माना जा सकता, ठीक है। बट ऐसा नहीं है, अच्छे से करके आना है और बढ़िया से आप लोग करोगे, ऐसा नहीं है, ठीक है। प्री एग्जाम में कितने अटैम्प्ट मिलते हैं, ठीक है। एसबीआई पीओ, क्लर्क, आईबीपीएस पीओ और क्लर्क में क्या है, प्री एग्जाम में कितना टाइम मिलता है, सॉरी मैंने और कुछ पढ़ दिया था, ठीक है। प्री एग्जाम में कितना टाइम मिलता है, एसबीआई पीओ क्लर्क, आईबीपीएस पीओ क्लर्क, ठीक है, इसमें 1 घंटा मिलता है। आईबीपीएस आरआरबी पीओ एंड आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क में आपको मिलते हैं 45 मिनट। 45 मिनट में मिलते हैं आपको 80 क्वेश्चन, या 1 आवर में मिलते हैं आपको 100 क्वेश्चन। ओके गाइस, होप सो कि सारी चीज़ें आपको क्लियर होकर चल रही होंगी, ठीक है। आप स्पीड बढ़ा के भी दे सकते हो थोड़ा बहुत, ठीक है। और बहुत चीज़ें मैं बता रहा हूँ राम से। फिर है यहाँ पे कि इंग्लिश वीक है, कैसे करें। अब भाई इंग्लिश तो वीक है तो उसको इंप्रूव तो करना पड़ेगा ना, क्योंकि उसको इंप्रूव करना बहुत ही ज़रूरी है। अभी आपको पता होगा कि एसबीआई पीओ को देखो, एसबीआई पीओ में इंग्लिश उन्होंने 40 नंबर की करी हुई है, भाई इंग्लिश 40 नंबर की करी है। तो हमें देखना पड़ेगा कि हमें कैसे करना है। तो एडिटोरियल तो हमें मैंडेटरी करना ही पड़ेगा, रीडिंग वोकैब करनी पड़ेगी, ठीक है। यानी कि रीडिंग आपको जो है 1 घंटा करनी है, चाहे बिगिनर हो चाहे दूसरा हो। एडिटोरियल आपको 1 आवर करना है, ठीक है। वोकैब आपको 30 मिनट करनी है। ग्रामर के कॉन्सेप्ट आपको रोज़ 30 मिनट रिवाइज करने हैं। स्टार्टिंग की बात कर रहा हूँ, 120 रूल, 5 रूल डेली पढ़ने हैं। आप बहुत सारे लोग कहेंगे कि 120 रूल यूज़ ही नहीं होते हैं, तो भाई ये जो इसका यूज है वो मेंस में है, ठीक है। और ग्रामर इसका रोल प्री में है, इसका प्री क्या, प्री प्लस मेंस दोनों में। पता क्या होता है, जब बच्चों को प्री की बात करते हैं तो जल्दी समझ नहीं आती है, फिर अगर मेंस की बात करते हैं तो फिर कहते हैं हाँ मेंस के लिए तो पढ़ना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं है भाई, प्री निकालोगे तभी मेंस में पहुंचोगे, उड़ के कोई स्कीम नहीं है, कुछ नहीं है, ऐसे नहीं जाने देते ये लोग, ठीक है। तो रीडिंग तो आपको जरूर करनी है, जरूरी नहीं आप द हिंदू न्यूज़पेपर करो। वैसे आप अगर द हिंदू न्यूज़पेपर करते हो तो बहुत अच्छी बात है, वैसे आप कोई भी बुक उठाओ और उससे रीड करो, ठीक है। और एडिटोरियल आपको किसी का करना है, पीछे मैंने जितने टीचर बताए हैं उनसे किसी से भी आप जो है एडिटोरियल कर सकते हो।
ठीक है। इसके बाद में क्या है, क्वांट कैसे पढ़ें। तो सर क्वांट की तो हमें बात करनी ही पड़ेगी क्योंकि मेन चीज़ तो क्वांट ही है। आगे और भी डेप्थ में बात करेंगे क्वांट की क्या स्ट्रेटजी रहने वाली है। अभी पहले हम आपको बताते हैं कि क्वांट में आपको क्या चाहिए, स्पीड इंक्रीज कैसे करें। बहुत बड़ा डाउट, बहुत बड़ा डाउट। अगर 50 के यानी कि 50 के बच्चे हैं ना, तो उसमें 48 के का यही डाउट है। सेम डाउट ये है कि स्पीड इंक्रीज कैसे करें। तो सर स्पीड के लिए आप लोग बात तो मानते नहीं, स्क्वायर 1 से लेकर 100 तक याद होने चाहिए, क्यूब 1 से 30 तक याद होने चाहिए, टेबल 1 से 30 तक याद होने चाहिए। कैलकुलेशन आपको डेली करनी है, सबट्रैक्ट डेली करना है, डिवाइड डेली करना है, एडिशन डेली करना है। करते हो क्या? नहीं करते हो ना। तो जो न्यू बच्चे सुन रहे हैं वो जल्दी से ये करना स्टार्ट कर दो, बहुत जरूरी है। ऑड नंबर आपको पता होने चाहिए, इवन आपको पता होना चाहिए, प्राइम आपको पता होना चाहिए। पता है क्या? नहीं पता है, जिन्हें नहीं पता है वो याद कर लो। कंसेक्यूटिव पता होना चाहिए, कैलकुलेशन कंसेक्यूटिव वाली पता होनी चाहिए, ठीक है। ये वाली कैलकुलेशन पता होनी चाहिए कंसेक्यूटिव नंबर की, गैप वाली पता होनी चाहिए, 12 × 16 पता होना चाहिए, ऐसे सीधा 75 × 4 पता होना चाहिए, ठीक है। 50 150 × 4 ऐसे ऐसे पता होना चाहिए, यानी कि 150 × 4 ऐसे पता होना चाहिए। ऐसे नंबर जब आपको याद हो जाएंगे ना तो आप अच्छे से काम कर पाओगे, ठीक है, बहुत अच्छे से काम कर पाओगे। फिर इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कमांड इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है सर, स्पीड मैथ। यानी कि अगर कलर की हम बात करते हैं तो सर जी 15 नंबर यहाँ आते हैं और 10 नंबर यहाँ आते हैं, 15 10 25 हो गए और 10 नंबर यहाँ आते हैं अर्थमेटिक। देखो वैसे तो इंपॉर्टेंट सभी है, इंपॉर्टेंट को तो हम नहीं बोल सकते कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है या वो इंपॉर्टेंट नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, इंपॉर्टेंट सब है, ठीक है। और करना भी पड़ेगा हमें सब, इंपॉर्टेंट सब है तो इंपॉर्टेंट सब हमें करना भी पड़ेगा, ऐसा नहीं है। तो सर स्पीड मैथ जो है वो स्पीड मैथ आपको अच्छे से करना पड़ेगा, डीआई करनी पड़ेगी। डीआई के लिए आपको 4 टॉपिक जो है वो अर्थमेटिक आने चाहिए, ठीक है। अर्थमेटिक के 4 टॉपिक आने चाहिए। वो 4 टॉपिक कौन से हैं? एक तो रेशियो है, फिर परसेंटेज है, परसेंटेज के बाद में क्या है, रेशियो हो गया, परसेंटेज हो गया, एक पार्टनरशिप हो गया, एक एवरेज हो गया। तो सर जी ये जो 4 हैं, आपको अगर 4 ही आते हैं तो आप जो है वो डीआई कर सकते हो। कौन कौन सी? पाई चार्ट कर सकते हो, टेबल कर सकते हो, ठीक है, लाइन ग्राफ कर सकते हो, ठीक है। और केसलेट के लिए आपको अच्छे से काम करना पड़ेगा, केसलेट तभी आएगी, केसलेट वैसे नहीं आने वाली है, ठीक है। तो ये काम आपको करना पड़ेगा। और स्पीड मैथ को तो इंक्रीज करने के लिए सर डेली आप जो है वो अप्रॉक्सीमेशन, डेली अप्रॉक्सीमेशन, ठीक है, और सिंप्लीफिकेशन, ठीक है, डेली सिंप्लीफिकेशन, रॉन्ग नंबर, ठीक है, मिसिंग नंबर और क्वाड्रेटिक, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये डेली आपको जो है वो आनी चाहिए चीज़ें, ठीक है। आगे और भी बात करेंगे, टू डू लिस्ट किसकी बात करेंगे कि क्या टू डू लिस्ट होनी चाहिए। अब हम बात करने वाले हैं रीजनिंग की, ठीक है। रीजनिंग इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या होने वाला है, ये होने वाला है सैलोगिज्म, इनक्वालिटी, कोडिंग डिकोडिंग, अल्फान्यूमेरिक, सिटिंग अरेंजमेंट, पजल। देखो पजल का जो पोर्शन होता है वो 20 नंबर का आजकल हो ही रहा है और इन सब में से जो है वो 15 नंबर क्लर्क में आ रहे हैं। तो सर ओवरऑल जो है वो 35 क्वेश्चन बन रहे हैं, आपको भी पता है। और इसमें से आपकी 3 पजल तो आसानी से बन जाती हैं। इसमें आपके 15 से 15 क्वेश्चन होने चाहिए आराम से, तभी आप जो है 15-15 30 क्वेश्चन के पास पहुंच पाते हो, ठीक है। क्योंकि एसबीआई क्लर्क में भी अच्छा लेवल रहता है, लेवल की कमी कोई नहीं रहती है, ठीक है, लेवल अच्छा रहता है इसमें भी। अब हम आगे बात करते हैं कि करंट अफेयर्स कैसे पढ़ें। सबसे बड़ी बात है सर करंट अफेयर्स पढ़ने के लिए दुविधा है बहुत ज़्यादा। करंट अफेयर्स कैसे करें? डेली लेक्चर आपको करना ही करना है और डेली इवनिंग में पीडीएफ रिवाइज करना है, वीकली पीडीएफ रिवाइज करना है, मंथली रिवाइज करना है। ये काम आपका बहुत जरूरी है क्योंकि मंथली पीडीएफ जब आप रिवाइज करते हो तो आपका सारा माइंड में आ जाता है, ठीक है, माइंड में सारा स्क्रॉल हो जाता है, ठीक है, माइंड में सारा चलता घूमता फिरता है। वीकली पीडीएफ करना बहुत जरूरी है। डेली इवनिंग में अगर आप सुबह ने आपने लेक्चर कर लिया, मान लो सुबह आपने 7 बजे कर लिया, ठीक है, 7 AM पे कर लिया, रात को आप ये सोने से पहले एक बार रिवाइज कर दो, 9 PM पे रिवाइज कर दो, ठीक है, 9 PM पे रिवाइज कर दोगे, कुछ नहीं होगा, सब सही होगा, ठीक है। इसके बाद में हम बात करने वाले हैं किस पे कि प्री एग्जाम क्लियर करने के लिए कितने मॉक लगाने चाहिए। तो सर जी ये क्वेश्चन वैसे तो पूछना नहीं चाहिए लेकिन बच्चे पूछ देते हैं तो हमें आंसर तो देना ही पड़ेगा। तो इसमें है कि प्री एग्जाम क्लियर करने के लिए कितने मॉक लगाने चाहिए। तो कोई लिमिट नहीं है, आप एक मॉक तो डेली लगाओ, ठीक है, और एग्ज़ाम पास में आ जाए 2 से 3 मॉक डेली लगाओ। जब एग्ज़ाम को 15 दिन रह जाए तो यही काम करना है आपको, बस कोई लिमिट नहीं है। अब अपने आप समझ लो कि कितनी आपको चाहिए और लिमिट उमिट कुछ नहीं होती है, ठीक है। फिर सबसे बड़ी बात यह है कि प्री और मेंस एक साथ पढ़े या नहीं। तो बिल्कुल आपको प्री प्लस मेंस दोनों एक साथ पढ़ने, लेकिन कुछ जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें ये है कि पहले आपको सिलेबस कंप्लीट करना पड़ेगा, ठीक है, सिलेबस कंप्लीट करना पड़ेगा प्री का। उसके बाद में आपको जो है वो कमांड बनानी पड़ेगी। कमांड बनानी पड़ेगी किस पे? कमांड बनानी पड़ेगी आपको टॉपिक पे, ठीक है, यानी कि सारा टॉपिक वाइज जो है वो रिवाइज करना पड़ेगा अच्छे से।
और सेल्फ प्रैक्टिस करनी पड़ेगी पहले, ठीक है, सेल्फ प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। इसके बाद में आप जो है ये काम करने के बाद में आप मूव हो सकते हो कहाँ पे, मेंस के ऊपर, ठीक है। फिर आप डिफिकल्टी लेवल जब आप प्री का सिलेबस सारा कंप्लीट करके टॉपिक वाइज प्रैक्टिस कर लेते हो, उसके बाद में आपको मूव कर देना है किस पे, मेंस एग्जाम पे। यानी कि मेंस पे, मेंस का क्या करना है, आपके पास कोई टेस्ट सीरीज है तो वहाँ पे उसका जो है मॉक है वो सबमिट कर देना है, मॉक सबमिट करके उसको एनालिसिस करना है, ठीक है। कुछ नहीं करना, सिर्फ उसको एनालिसिस आपको करना है, इतना काम आपको करना है, ठीक है। एनालिसिस करके उसके बाद में और जो यूट्यूब पे सर लोग लेक्चर करवाते हैं वो आपको लेक्चर करने हैं, हाई लेवल पजल करनी है, हाई लेवल डीआई करनी है, हाई लेवल अर्थमेटिक करनी है और हाई लेवल अच्छे अच्छे क्वेश्चन सारे करने हैं, ठीक है। तो ऐसे आप जो है वो कर सकते हो और बहुत ही अच्छे से काम कर सकते हो। इसके बाद में मेंस एग्जाम का डिफिकल्टी लेवल क्या रहता है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो सर मेंस तो है, मेंस का मतलब है कि नौकरी आपकी, ये मेंस नहीं है, ये नौकरी आपकी। मेंस नहीं निकला तो नौकरी खा जाएगा और मेंस निकल गया तो नौकरी आप पा जाओगे, ठीक है। मॉडरेट टू डिफिकल्ट, ठीक है, मॉडरेट टू डिफिकल्ट रहता है। फिर है सेफ अटैम्प्ट इन मेंस। तो सर मेंस के सेफ अटैम्प्ट का वैसे तो डिफिकल्टी लेवल पे पता लगता है, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन 90 से लेकर 110 क्वेश्चन तक आपके सेफ होते हैं, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द डिफिकल्टी लेवल, ठीक है। मेंटेन एक्यूरेसी, इसमें सिर्फ आपका काम होता है कि एक्यूरेसी मेंटेन करना, सो आप मेंटेन करोगे, मुझे विश्वास है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि जीए वेटेज इन मेंस, जीए का वेटेज जो है वो मेंस में क्या रहता है। तो सर इसके रहता है 50 क्वेश्चन, आपको मैंने ऊपर भी बताया था, 50 क्वेश्चन रहता है, टाइम अलॉटेड इन 35 मिनट, आपका 35 मिनट का टाइम मिलता है, और जनरल फाइनेंशियल अवेयरनेस, ठीक है, ये सारे इसमें से क्वेश्चन आते हैं, ओके गाइस। इसके बाद में हम देखते हैं कि हाउ मैनी मंथ जीए, यानी कि जो जीए है वो हमें कितनी देर का करना चाहिए। तो सर बिल्कुल हम देखेंगे कि कितनी देर का हमें करना चाहिए, तो वो 6 से लेकर 8 मंथ का जो है वो कवर करना चाहिए, ठीक है। जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स 6 से 8 मंथ का कवर करना चाहिए जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स जो है वो फोकसिंग ऑन द लास्ट 3-4 मंथ, यानी कि 3-4 मंथ का पहले जो करंट अफेयर्स होता है उस पर आपको अच्छे से फोकस लेना है, वो आपकी नज़रों में अच्छे से होना चाहिए। इसके बाद में डीआई टफ होती है, कैसे करें। तो सर डीआई के लिए अगर आपने 4 टॉपिक वो किए हैं जो मैंने बताया कि सर जी कौन कौन से हैं, वो है रेशियो, ठीक है, परसेंटेज, ठीक है, पार्टनरशिप, पार्टनरशिप के बाद में एज नहीं एवरेज। अगर आपने ये करे हैं तो सबसे पहले आप टेबल से स्टार्ट करो, फिर पाई चार्ट से स्टार्ट करो, फिर लाइन ग्राफ करो, ठीक है। इसी दिन मैं लेक्चर लेके आऊँगा, उसमें आपको बताऊँगा कि क्या इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट चीज़ें जो है वो डीआई में कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं जो सिमिलर रहते हैं, जो हमेशा सिमिलर रहते हैं, और एक डीआई में आपको 3 क्वेश्चन ऐसे कन्फर्म मिलते हैं, ठीक है, 3 क्वेश्चन आपको कन्फर्म मिलते हैं। फिर है कि हाउ मैनी, फिर क्या है कि फिर है कि हाउ मैनी मेंस मॉक, यानी कि मेंस मॉक कितने लगाने चाहिए। तो सर 20 से 30 जो है वो ओवरऑल मॉक लगा लेते हैं अगर आप, ठीक है, मॉक लगाने हैं। अगर इनको मॉक लगा के आप एनालिसिस करते हो अच्छे से तो मज़ा आ जाएगा सच में, और अच्छे से काम हो जाएगा। फिर है कि हाउ मैनी मॉक एनालाइज, यानी कि कैसे वो एनालिसिस करने हैं। तो हम बताते हैं, अगर आप कोई भी आपने पेपर दिया है, अगर आपने मान लो एसबीआई क्लर्क का जो है, एसबीआई क्लर्क का आपने दिया है, मॉक दिया है, ठीक है, एसबीआई क्लर्क का मॉक दिया है किसका, प्री का, तो आपको उसमें जितने राइट हैं सिर्फ राइट की टाइमिंग चेक करनी है, ठीक है, और जितने रॉन्ग हैं उनको सॉल्व करना है। और जो आउट ऑफ सिलेबस है, आउट ऑफ सिलेबस का क्या मतलब है, बैंकिंग के सिलेबस से बाहर नहीं आता कुछ, आपका सिलेबस यानी कि आपने जो कंप्लीट नहीं किया है उसको छोड़ देना है, उसको उसके बाद में आपको वही टॉपिक आपको अच्छे से कंप्लीट करना है, देन उसके बाद में आप मॉक लगाओगे। जैसे आपकी अर्थमेटिक पेंडिंग है, तो जो टॉपिक आपको नहीं आते हैं तो उसको अभी उस पर आप टाइम मत वेस्ट करो, जितने टॉपिक आते हैं उसको एनालिसिस करो कि मैंने क्यों नहीं कर पाया या मेरे से कितना टाइम लग चुका है सबसे। और दूसरी बात यह है कि स्पीड मैथ पे ज़्यादा फोकस करो कि स्पीड मैथ कितनी देर में हो पा रही है, 6 मिनट में हो रही है, 7 में हो रही है, 8 में हो रही है, या 10 से 12 मिनट लेके जा रही है, आपको इस पर फोकस करना है। और इधर मिसलिनियस पे भी फोकस करना है कि मिसलिनियस के आप 15 क्वेश्चन जो है वो कितनी देर में कर पा रहे हो। अगर तो आप 6 से लेकर 8 मिनट में कर पा रहे हो, अगर 8 मिनट में करते हो 12 मिनट आपके पास बचेंगे, 12 मिनट में आपको 4 पजल करनी है, यानी कि 4 यानी कि 12, यानी कि 3 मिनट का आपको टाइम मिलेगा, यानी कि 3 मिनट में आपको एक पजल करनी है, ठीक है। और उसमें कोई पजल 2 मिनट की होगी, कोई 3 मिनट की होगी, कोई 4 मिनट की भी होगी, तो आपको ये 2 मिनट वाला इसका 1 मिनट इधर इन्वेस्ट करना है, ठीक है। तो ऐसे होती हैं चीज़ें, और ऐसे आप जब एनालाइज करोगे तभी आपको समझ आएगा, अदरवाइज मॉक में समझ नहीं आता लगाते टाइम, बट तब तो फटाफट होता है कि काम करना है, कैसे करना है, फटाफट करना है, ठीक है, ये चीज़ें होती हैं। फिर है कि कौन से सब्जेक्ट पे ज़्यादा फोकस करें। तो सर आल सब्जेक्ट पे करना है, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे, ऐसा नहीं है कि चलो ठीक है 10th नहीं है, 12th नहीं है, 8th नहीं है, 7th नहीं है, 6th नहीं है, ये है सर कंपटीशन। यहाँ हमें सभी जो सिलेबस है यानी कि सारे सब्जेक्ट हैं उस पर काम करना पड़ेगा, चाहे वो हिंदी हो, ठीक है, हिंदी के तो चलो मैंने 10th की बात कर रहे तो हिंदी की बात कर ली, ये वैसे आरआरबी में ही आती है, ठीक है, और किसी एग्जाम में नहीं आती है। इंग्लिश हो, ठीक है, यहाँ क्वांट है, यहाँ रीजनिंग है, ठीक है, यहाँ रीजनिंग है, यहाँ आपका करंट अफेयर्स है,
ठीक है, ये आपको अच्छे से करना है। ये जितने सब्जेक्ट हैं इन पे आपको अच्छे से फोकस करना है और कहीं से भी कहीं कुछ परेशानी नहीं आनी चाहिए। फिर है सेल्फ स्टडी इंपॉर्टेंट। भाई देखो सेल्फ स्टडी तो इतनी इंपॉर्टेंट है कि क्या करते हैं जो बिगनर नहीं, चलो ठीक है बिगनर को तो पता है कि मुझे कुछ नहीं आता जाता, लेकिन जो दूसरे बच्चे हैं वो प्रैक्टिस नहीं करते हैं, तो उनको क्या करना है कि जो सब्जेक्ट जो मान लो आप सब्जेक्ट है आपका क्वांट सब्जेक्ट है, तो सर क्वांट सब्जेक्ट में आपने स्पीड मैथ है, स्पीड मैथ आपको आता है लेकिन आपने लेक्चर देख लिया, बस आपने प्रैक्टिस नहीं करी, तो स्पीड जो है वो इंक्रीज़ नहीं होगी, ठीक है। इसको इंक्रीज़ करने के लिए आपको डेली 15 से लेकर 20 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने पड़ेंगे। ऐसे ही आपकी अर्थमेटिक है, अर्थमेटिक आप लेक्चर देख के बाद में कहते हो अर्थमेटिक नहीं आती है, तो नहीं आएगी जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, ठीक है। आपको ये प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ऐसे ही आपका रीजनिंग है, ऐसे ही आपका इंग्लिश है, ऐसे ही आपका करंट अफेयर्स है, करंट अफेयर्स की भी डेली जो है वो रिवाइज़ करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो ऐसे आपको जो है वो सेल्फ रिवाइज करना है, सेल्फ ज़्यादा काम करना है, ना कि लेक्चर के पीछे नहीं भागना है, ठीक है। लेक्चर के पीछे नहीं भागना है और सेल्फ काम करना है, ठीक है। सेल्फ स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जितना भी पढ़ा उस पर ही कमांड कर लेना एक बहुत अच्छी बात है। किसी ने भी एग्ज़ाम जिसने भी क्लियर किया उसको भी 100% नहीं आता था और आपको भी 100% नहीं आ पाएगा। अगर आपको 70% या 65% भी आता है तब भी आप एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हो, लेकिन माइंड के साथ जितना 76 इसमें कोई क्वेश्चन आ जाए वो आपका टाइम और एक्यूरेट के साथ होना चाहिए, ठीक है, तभी आपका जो है कल्याण हो सकता है। ओके गाइस, इसके बाद में हम देखते हैं कि अब क्या रह गया है। इसके बाद में नोट्स बनाने चाहिए या नहीं बनाने चाहिए, तो सर नोट्स तो वैसे तो बनाने चाहिए, अगर हैंड रिटन नोट अच्छे बनेंगे तो आपका भी मोटिवेशन बढ़ेगा और मन करेगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीज़ें जो है इंपॉर्टेंट हैंड रिटन नोट्स बना सकते हो, इंपॉर्टेंट चीज़ें के लिए आप बना सकते हो, इंपॉर्टेंट चीज़ें लिख सकते हो, ठीक है। इसके बाद में टाइम मैनेज कैसे करें और कैसे मोटिवेशन बनाएं। तो टाइम मैनेजमेंट की बात यह है कि टाइम मैनेज तो आपको करना पड़ेगा। अब अगर आप टाइम से नहीं उठ पा रहे हो तो आप टाइम से उठ के काम कर लो। आप सुबह 5 की हैबिट डालो या सुबह 6 बजे उठ जाओ, सुबह 6 से आराम से 9 बजे तक पढ़ो, ठीक है। उसके बाद में दोपहर में काम हम कर लो, फिर दोपहर से पढ़ो। तो आपको टाइम तो मैनेज खुद से ही करना पड़ेगा, कोई आपका टाइम मैनेज नहीं कर सकता, क्योंकि किसी को नहीं पता होता कि आपकी क्या प्रॉब्लम चल रही है। वैसे सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि आप सुबह 5 बजे से उठ जाओ और 10 बजे तक आप स्टडी कर लो। उसके बाद में फिर से फ्री रहो, फिर से शाम को 4 बजे से पकड़ लो और 8 बजे तक कर लो, ठीक है। इतने में आपका इनफ हो जाएगा काम, इतने में आपका इनफ हो जाएगा, यानी कि 8 घंटे की स्टडी हो जाएगी, ठीक है। तो ये आपका कर सकते हो। अगर आपको काम है तो अपना फटाफट काम निपटाना, सिर्फ कोई मोटिवेशन नहीं, कोई कुछ नहीं, सिर्फ अपना काम निपटाओ, काम खत्म करो और पढ़ो, ठीक है। काम खत्म करो और पढ़ो, बस और कुछ नहीं करना। आपका डेली की रूटीन होनी चाहिए कि आपको डेली पढ़ना है, डेली लिखना है, ठीक है। काम खत्म करके सीधा पढ़ना है, कोई मतलब नहीं है कौन कहाँ जा रहा है, कौन कहाँ नहीं जा रहा है, ठीक है। तो फिर है कि एक बार फेल होने के बाद पेपर देना चाहिए या नहीं है, बहुत सारे डाउट इसी पे भी थे, ठीक है। क्योंकि जो बच्चा होता है ना वो जो न्यू स्टार्ट करता है तो उसको ऐसे डाउट उल्टे सीधे आ जाते हैं। वैसे उल्टा सीधा डाउट नहीं, अच्छा डाउट है, लेकिन बिल्कुल देना चाहिए, क्योंकि और अच्छी जो है वो फेल होना कोई गलत नहीं है। फेल होने से आप जो है वो चीज़ों को सीखते हो, ठीक है। और सीखते हो उसके बाद में जितनी जो कमियां रह गई आपके अंदर जिसकी वजह से आप फेल हुए थे, ठीक है, जिसकी वजह से आप फेल हुए थे, कमियां रह गई, उस कमियों को फुलफिल करके आप अच्छे से काम कर सकते हो और फिर से जो है अपना अटेम्प्ट दे सकते हो। ओके गाइस, इसके बाद में हम क्या पढ़ने वाले, एग्जाम के लास्ट वीक में क्या करें। हाँ, ये भी बड़ा टॉपिक है कि एग्जाम के लास्ट वीक में आखिर ऐसा क्या होना चाहिए जिससे गेम पलटे। तो सर पहले पढ़े होंगे, अगर आप अच्छे से पढ़ते रहेंगे, अगर आपने 8 घंटे 7 घंटे 6 घंटे भी रेगुलर पढ़े होंगे ना, तो गेम तो आपकी वैसे ही पलटने वाली है, लास्ट वाले की कोई बात नहीं है। और अगर आपने नहीं पढ़ा जाता तो लास्ट वाले से भी कुछ नहीं होगा। वैसे ही बात यह है कि आप लास्ट के टाइम पे तो आप सिर्फ मॉक लगाओ और एनालिसिस करो, इतना काम आपका होना चाहिए, अदरवाइज कुछ नहीं होना चाहिए। कोई नया टॉपिक नहीं सीखना है, कोई पुराना नहीं सीखना है, कोई कुछ नहीं करना है, ठीक है। इसके बाद में है कि प्रोबेशन पीरियड कितने टाइम का होता है। सर ये 6 मंथ का होता है, ये 6 मंथ का होता है आपका, ठीक है, ये आपका 6 मंथ का होता है। इसके बाद में पोस्टिंग कहाँ मिलती है, तो सर पोस्टिंग जो है, पोस्टिंग का कुछ नहीं होता। अगर आपने कलर का भरा है तो आपके सर्कल के हिसाब से आपके ही स्टेट में मिल जाएगी, ठीक है। अगर पीओ का भरा है तो इसकी कोई गारंटी नहीं लेता कि कहाँ पे जाएगा ये, ठीक है। सीधी बात है, कलर का भरा है तो स्टेट अपने स्टेट में मिलेगा। जॉब का वर्कलोड कैसा होता है, भाई कोई पैसा दे रहा है तो काम तो करवाएगा, ठीक है। तो नॉर्मल पीओ से कम रहता है, नॉर्मल रहता है और पीओ से कम रहता है। इसके बाद में है, इसके बाद में क्या है कि एसबीआई क्लर्क में बॉन्ड होता है क्या, नहीं होता है सर। एसबीआई क्लर्क में नहीं, एसबीआई क्लर्क में बॉन्ड नहीं होता है, ठीक है। तो बॉन्ड किस में होता है, एसबीआई पीओ में बॉन्ड होता है, यानी कि एसबीआई पीओ में जो है वो बॉन्ड होता है। और सबसे बड़ी बात है कि एसबीआई आईबीपीएस पीओ में भी बॉन्ड नहीं होता है, ठीक है। आईबीपीएस पीओ में भी बॉन्ड नहीं होता है, ठीक है। फिर एसबीआई क्लर्क और आईबीपीएस क्लर्क में डिफरेंस क्या है, बिग डिफरेंस ये है कि सेक्शनल कट ऑफ होती है, ठीक है, सेक्शनल कट ऑफ होती है। बाकी जब आपका नोटिफिकेशन आता है तभी सब क्लियर हो पाता है कि किसमें क्या है, क्योंकि कुछ ना कुछ चेंज कर देते हैं हमेशा ही, ठीक है। ज़्यादा पहले चेंज नहीं हो रहा था, अभी चेंज होने लगा। जैसे एसबीआई पीओ देखो, 2 नोटिफिकेशन आपके आए हैं, एसबीआई पीओ में चेंज हुआ, ठीक है, और आईबीपीएस पीओ में चेंज हुआ। अब आगे एग्जाम में क्या पता है, क्या गारंटी ले सकते हैं उनकी, ठीक है।
फिर है कि आफ्टर रिजल्ट ज्वाइनिंग में कितना टाइम लगता है सर? 3 से 4 मंथ लगते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। आप बस काम करोगे, फटाफट आपका काम हो जाएगा और भगवान की कृपा हो जाएगी आपके ऊपर और नौकरी लग जाएगी। ठीक है।